बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है नवादा और नवादा जिले का ही एक गांव लगता है पटवा सराय। दरअसल यहां से एक व्यक्ति हरियाणा प्रदेश के झाझर को फ़ोन करता है और झाझर में एक ईंट भट्टा और ईंट भट्टे पर काम करने वाला राजकुमार होता है। राजकुमार को बताया जाता है कि एक सर्वे करने वाली टीम आई थी और वो टीम जो सर्वे कर रही थी वो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के लिए साथ ही जॉब कार्ड के लिए सर्वे कर रही थी। मैंने तो तुम्हारा नाम लेकर बता दिया है। वो तो बहुत दूर रह के यानी कि 1188 किलोमीटर दूर के मजदूरी कर रहा है। यदि तुम्हारा नाम भी इसमें शामिल हो जाए तो तुम्हें भी कुछ न कुछ पैसे का लाभ हो जाएगा। राजकुमार ने जैसे ही ये बात सुनी अपनी पत्नी से कहा। पत्नी ने कहा कि अगर इस योजना का लाभ हमें लेना है तो हमें गांव जाना ही पड़ेगा, यानी कि 1188 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद सरकार के उन अधिकारियों से मिलना ही पड़ेगा। अगर लाभ लेना है तो पति और पत्नी अपने एक बेटे और बेटी के साथ निकल जाते हैं और उस योजना का लाभ उठाने के लिए अभी वो कुछ ही दूरी निकले थे कि एक ऐसा हादसा हो जाता है और उस हादसे में एक दो नहीं बल्कि 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है और 23 लोग गंभीर से घायल हो जाते हैं। दरअसल ये कहानी है कि इस हादसे की गूंज पूरे हिंदुस्तान भर में फैल जाती है और हर कोई इसी घटना के बारे में चर्चा करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये घटना इतनी भयानक जो थी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। दरअसल रात के 9:20 के आसपास का वक्त हो रहा था। लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। लोगों की संख्या कुछ इतनी थी जितनी क्या रेलगाड़ी होती है। रेलगाड़ी से भी कई ज़्यादा दूर तक लोगों के सर ही सर नज़र आ रहे थे और जहाँ जहाँ तक कैमरे ने कैद किया वहाँ वहाँ तक लोगों से सर नज़र आ रहे थे। ट्रेन छोटी दिख रही थी, प्लेटफॉर्म भी छोटे दिख रहे थे, भीड़ ज़्यादा दिखाई दे रही थी। तभी लोग आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं 926 के आसपास का वक्त कुचला है और भुवनेश्वर राजधानी साथ ही स्वतंत्रता सेनानी दोनों ही गाड़ियां बची हुई है। शनिवार का दिन है और कल अगर हम टाइम से पहुंच जाएंगे तो आराम से दिन भर वहां रहेंगे, यानी कि प्रयागराज के महाकुंभ में नहाएंगे। उसके बाद शाम को ट्रेन से वापस चले आएंगे। और जैसे ही ये बात आपस में लोग बातचीत कर रहे थे, इसी बीच में लोगों ने आपस में ही ये अंदाज़ा लगा लिया कि एक अनाउंसमेंट हुआ। दरअसल लोगों की जो संख्या थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे थी और आवाज़ लग जाती है प्लेटफॉर्म नंबर 16 का कि एक ट्रेन जो है प्रयागराज जाने के लिए तैयार खड़ी है। लोगों ने जब आपस में इस तरह की चर्चा करना शुरू किया तो हम खड़े थे 12 नंबर पे, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे ट्रेन आ रही है। अब लोगों ने दौड़ना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। सभी के मन में बस एक ही ख्याल था, अगर जल्दी भागेंगे जल्दी पहुंचेंगे तो जल्दी ट्रेन की सीट हाथ लग जाएगी। इसीलिए जो भी ये दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक का सफ़र है वो आराम से कट जाएगा। मैं अगर पहले पहुंच गए तो कम से कम एक सीट या 2 सीट तो ले ही लूँगा, ताकि मेरे परिवार के बाकी सदस्य भी आ जाए। अब यहाँ से जब लोगों ने दौड़ लगाना शुरू किया अपनी अपनी जगह से, कुछ लोगों ने सामान के साथ, कुछ लोगों ने बिना सामान के साथ, औरत हो, बच्चे हो, आदमी हो, ये सब दौड़ने लगते हैं और उनका मकसद सिर्फ एक ही था। हो सकता है कि इस प्लेटफॉर्म से प्रयागराज जाने वाली अंतिम ट्रेन हो और ये ट्रेन छूटनी नहीं चाहिए। ट्रेन अगर छूट गई तो उसकी सीट छूट जाएगी, फिर क्या सफ़र बेवजह हो जाएगा। इसीलिए अब दौड़ने लगते हैं। अब ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जा रहे थे तो उसमें से एक सीढ़ी थी, पहली सीढ़ी चढ़ना था, सीढ़ी से फिर उतरना था। अब जब सीढ़ी से उतरने वाली बात आती है तो सब लोग जा रहे हैं तो किसी का पैर फिसल जाता है, एक का पैर फिसलता है, फिर दूसरे का पैर
पैर फिसलता है, तीसरे का फिसलता है, चौथे का फिसलता है और देखते ही देखते सैकड़ों लोग एक दूसरे के ऊपर गिरना शुरू कर देते हैं। इसमें जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं दौड़ नहीं पाती है, बच्चे दौड़ नहीं पाते हैं, बड़े जो होते हैं, ताकतवर जो होते हैं, जवान जो थे, उन्होंने अपने आप को अपनी ताकत का सहारा लिया और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। और यहाँ से लगभग आधे घंटे तक यानी कि 30 मिनट का ये दृश्य चल रहा था। अब यहाँ पर ना कोई पुलिस वाला दिखाई दे रहा था, ना कोई सीआरपीएफ वाला दिखाई दे रहा था। फिर रेलवे की जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी वो दिखाई दे रहा था। कुछ लोगों ने तो अपने मोबाइल निकालने के बाद वीडियो को शूट करना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। और कुछ लोग पहले से ही वीडियो बना रहे थे क्योंकि उसमें पहले उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आज तक इतनी सारी भीड़ एक साथ देखी नहीं थी। और जब लोग वीडियो बना रहे थे साथ ही कैमरे भी चल रहे थे, लेकिन जो लोग दबे हैं वो और दब जाते हैं और जो भाग रहे हैं, जो तेज़ है भागने की कोशिश कर रहे थे, उनकी कोशिश थी कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर ट्रेन खड़ी है, रेलगाड़ी खड़ी है, उसकी सीट पकड़नी है किसी भी तरकीब से। दरअसल ऐसे ही 9:20 से तक शुरू हो जाता है और 10 बजे तक ये ऐसे ही ये वाक्य चलता रहता है। और ये संगम विहार दिल्ली की रहने वाली पिंकी होती है, जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास होती है। उसके परिवार के, उसके रिश्तेदार के लगभग संख्या थी 12 और 13 के आसपास के लोग थे। इनकी किसी की भी टिकट कंफर्म नहीं होते हैं। स्लीपर के लिए उन्होंने टिकट लिए थे, लेकिन आपस में बातचीत करते हैं क्या दिक्कत आ रही है। वैसे भी रात का सीन है, आपस में बातचीत करते हुए कब सफ़र कट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और वैसे भी टीटी जो आने वाला था जांच पड़ताल के लिए, चलो चलते हैं। ये भी इसमें भाग ले रहे थे, पिंकी भी साथ में भाग ले रही थी। पिंकी अब जैसे ही उस भीड़ का हिस्सा बन जाती है, जब पैरों में दबने लगती है, उसके ऊपर लोग चल रहे थे, तभी परिवार के किसी सदस्य की नज़र पड़ती है। देखते हैं कि पिंकी तो दब चुकी है। पिंकी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि ढूंढने में उसे काफ़ी वक्त लग जाता है। जब उसे जो पब्लिक है, भीड़ है, उससे जो आदमी है वो दबे हुए हैं, उसमें से निकलते हैं तो उसके हाथ और पैर काम करना बंद कर देते हैं। और उसकी जो बेटी है, उसकी जो भतीजी है, उसकी जो भैया है, उसकी जो पति है, सब लोगों ने उसके हाथ पैर को मसलना शुरू कर दिया ताकि इसके हाथों में गर्माहट आ जाए, ताकि इसे सांस लौट आए। लेकिन वो ऐसे करते करते 1 घंटा का कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। पिंकी की सांस में सांस नहीं आती है और पिंकी मर जाती है। पिंकी का मरना था कि उसके बाद फिर लोगों का रोना पीटना शुरू हो जाता है और ऐसी ही एक कहानी शुरू होती है। ये इंद्र इनोलकर पेज नंबर 2 एक खिड़की पर दिल्ली के रहने वाले एक फौजी होते हैं, उमेश गरी। वो अपनी पत्नी सीलम, 3 बेटी और 1 बेटे के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए जा रहे थे। पति और पत्नी और बेटा आपस में चीज में बात कर रहे थे। पापा, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, ऐसी कोच का टिकट करा लिया, हमें सिर्फ अपनी सीट देखनी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हम अपने जब सीट मिल जाएगी तो आराम से बैठ से निकल जाएंगे। अब ये डर ये भी था क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियो वायरल भी हो रही थी। यह बताया जाता है कि बिहार के मधुबनी की एक वीडियो थी जिसमें किसी ने एक लात मारी, ऐसी कोच का शीशा तोड़ा और उसके अंदर घुस जाते हैं। तो बेटी अपने पापा से कहती है कि पापा, अगर हम सही वक्त पर अपनी सीट पे ना पहुँचे तो हो सकता है कि हमारी सीट पे कोई और बैठ जाएगा और फिर हम उसे उठा नहीं पाएंगे, भले वो चाहे ऐसी कोच हो या फिर स्लीपर हो, फिर कोई और जगह हो।
ठीक है, उमेश गिरी कहते हैं ठीक है, जल्दी जल्दी चलते हैं। उनकी पत्नी का जो साइज़ था, यानी कि वो थोड़ी शरीर में मोटापा था, उनकी जो बेटियां थी, बेटा था, वो ठीक ठाक था। वो दौड़ रहे थे, बच्चियों जो थी वो बचा देते हैं, बेटे को भी बचा देते हैं उमेश गिरी। लेकिन पत्नी जो होती है वो भगदड़ की उस भगदड़ में लोगों के पैरों का हिस्सा वो बन जाती है और सीलम लगातार उनके ऊपर लोग चल रहे थे। अब इस बीच में उमेश गिरी जो होते हैं वो रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। कभी वो पुलिस वालों को आवाज़ देते हैं तो कभी आरपीएफ वालों को आवाज़ देते हैं, कभी वो यहाँ से सीआरपीएफ के जवान उन्हें आवाज़ देते हैं, कभी कोई यहाँ हष्ट-पुष्ट कोई व्यक्ति दिखाई देता है, कभी उसको आवाज़ देते हैं। कहते हैं कि मेरी पत्नी इसके अंदर दबी है, मेरी पत्नी को बाहर निकाल के देखो, वो मेरी रही पत्नी। इस तरह की वो बात अब हो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसमें से वो भगदड़ में जाकर अपनी पत्नी को निकालने की कोशिश की। तब उसे बाहर खींचकर एक पुलिस वालों, यानी कि शायद वो फौजी बताया जाता है, उसकी मदद से सीलम को जो बाहर निकाला जाता है। सीलम में भी दम तोड़ दिया था, वो मर चुकी थी। 3 बेटियां और बेटा बच जाता है। लेकिन उमेश गिरी की जो फौजी होता है उसके हाथ पैर में जगह जगह चोटें आई थी। जब पत्रकारों ने उससे बातचीत करना शुरू किया तो उसने रो रो कर अपनी कहानी को कुछ इसी तरह से बयां किया था। और दरअसल कहानी फिर आगे चलती है कि एक राजकुमार मांझी होता है जो कि हरियाणा के झज्जर में ईंट भट्टे में काम करता है और वो रहता है बिहार प्रदेश के नवादा का एक पटवा सराय गांव होता है, वहां का रहने वाला होता है। वहां से फ़ोन आता है कि तुम्हारे घर पर ये चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना वाली और तुम्हारी जॉब कार्ड वाली टीम आई थी, अगर तुम्हारा नाम भी उसमें शामिल हो जाएगा तो तुम्हें भी सरकार से लाभ मिल जाएगा। जैसे ही राजकुमार मांझी ये बात सुनी, राजकुमार मांझी अपनी पत्नी से कहता है कि हमें भी योजना का लाभ लेना है, चलते हैं। 15 फरवरी 2025 की रात में भी उन्हीं ट्रेनों से जाना चाहता था। वो ट्रेन का जो रूट था ये प्रयागराज की तरफ से जाने वाला था, इसीलिए वो अपनी पत्नी और अपनी बेटे, जैसे उम्र लगभग 4 साल की होती है, बेटी जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास होती है, उनके साथ वो उसमें भीड़ का हिस्सा बन जाता है। पत्नी और जो बेटी होती है उस भगदड़ में उन पैरों के तले दब कर दोनों मर जाते हैं। लेकिन जो बेटा है उसके बारे में पता चलता है, किसी ने कहा कि तुम्हारे बेटे को तो हमने सुरक्षित देखा है, जिसका नाम अविनाश होता है। अविनाश को तो ठीक ठाक सुरक्षित दिखा, लेकिन वो कहाँ रात के 9:26 पर ये भगदड़ होती है और अगला दिन यानी कि 16 फरवरी 2025 के दोपहर का समय आ जाता है। वो अपने बेटे को ही तलाश करता रहता है। मैंने हर जगह ये ढूंढने की कोशिश की, वाकई उसका बेटा मिला या नहीं मिला, कहाँ है नहीं, इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी मिल नहीं पाई। लेकिन ना तो उसकी किसी योजना का लाभ मिल पाया। ज़िंदगी भर अपनी बेटी और अपनी पत्नी को लेकर रो रो कर उसका ऐसे ही बुरा हाल होता रहेगा, क्योंकि उसके साथ जो हुआ था वो वाकई ये कहावत है कि जाके पैर ना फटी तो भाई वो क्या जाने पीर पड़ाई। उसके साथ हुआ था, उसका दर्द वही महसूस कर सकता था। ठीक ऐसा ही एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास होती है, नाम उसका गिरधारी होता है। बिहार की राजधानी पटना से वो दिल्ली की तरफ चलता है और दिल्ली से आगे जाना था उसको पानीपत, और पानीपत में वो अपने मामा के यहाँ पर जा रहा था अपनी मामी को लेकर। मामी का नाम होता है ललिता और ललिता के 2 बेटे होते हैं, एक बेटी होती है। उसका पति ये पानीपत में रहकर ही कचड़ा बनाता था और ये कूड़ा बीनता था, उसी में से वो अपना रोजगार तलाश करते हैं। ललिता को लेकर जा रहा था और वो भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाता है जो भगदड़ हो रही थी। इस भगदड़ का हिस्सा बन जाता है और ललिता यहाँ दब जाती है और वो अपनी मामी को देख रहा था। अपनी मामी को बचाने के लिए उसने कोशिश की, लेकिन वो बच्चा 15 साल की जिसकी उम्र, लेकिन उसने बड़ी होशियारी से कदम उठाया और वो एक रेलिंग पर ऐसे कदम रखता है और उसके बाद वो
ऊपर एक टीन शेड होता है, उस टीन शेड को पकड़ लेता है। यानी कि वो भीड़ का हिस्सा ज़रूर था, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। और वो एक पत्रकार को अपने इंटरव्यू में बता रहा था कि मैंने अपनी आँखों से देखा कि मैं उसका मोबाइल को उठा लूँ, यानी मैंने उस मोबाइल को उठाया होगा तो शायद वो भी उस भगदड़ में मर जाता, मारा जाता। अब उसके बाद अपने मामा को फ़ोन किया, संतोष को फ़ोन करके बोला कि मामा हम लोग ऐसे आ रहे थे और मामी अब इस दुनिया में नहीं रही, मामी तो मर चुकी है। और उस लड़के के पास में जब इसका इंटरव्यू चल रहा था तब उसके पास में एक लड़की बैठी हुई थी, वो बड़ी बेटी थी और उसके 2 छोटे भाई थे, एक कपड़े से ढके हुए थे। वो बताती है कि हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम इस लाश को, अपनी माँ की लाश को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर सके, तो कैसे होगा। हालांकि सरकार ने ये व्यवस्था कर दी कि जहाँ जहाँ ये मृतक, उनके मृत्युओं को उनके घर पहुँचाने की व्यवस्था कर दी गई थी। ठीक ऐसे ही छपरा बिहार के सोनपुर का एक जगह लगती है, वहाँ की रहने वाली पूनम होती है। पूनम दरअसल दिल्ली आई थी घूमने फिरने के लिए किसी काम से, तभी उसके पति का गुस्से में फ़ोन आता है कि तुम कितना दिन दिल्ली में रुकोगी, वापस आ जाओ। और आपने जो काफ़ी दिन हो गए हैं, अब पूनम पर लगातार दबाव पड़ रहा था, इसीलिए पूनम सीधा अपने पति की बात मानती है और वो दिल्ली से सीधा बिहार के लिए रुख करती है, यानी कि छपरा के लिए रुख करती है। छपरा से उसको सोनपुर जाना था, लेकिन वो भी उस भगदड़ का हिस्सा बन जाती है और वो उस भगदड़ में मारी जाती है। अब इस परिवार वालों को, जहाँ जिनकी रिश्तेदारों में वो आई थी, अनुराग गुप्ता ये बताता है कि उसकी मामी लगती है। अब मामी के बारे में पता चलता है कि उसकी मामी इस तरह से भगदड़ में मारी गई, तो उसने उसे देखने की तमाम कोशिश की, उसकी माँ ने देखने की तमाम कोशिश की, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने, कुछ एम्बुलेंस वालों को इतनी जल्दी कड़ाई की डेड बॉडी के उनके गंतव्य, उनके पते पर पहुंचाने के लिए। उन्होंने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। उनका एक ही मकसद था कि किसी मीडिया वालों को इस लाश में नज़र ना पड़े, ये संख्या ना गिनती करने लगे कितनी है क्या है। वो इस कोशिश थी, जैसे रेलवे स्टेशन को तत्काल प्रभाव से साफ सुथरा कर दिया गया, जबकि बहुत सारे लोगों के चप्पल, जूते, बैग, उनके सामान इस तरह से बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। महज आधे घंटे में जितनी देर में लाशों के ढेरों को उठाया गया, जितनी देर में 23 घायलों को उठाकर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, उतने ही बहुत कम देर में सबसे पहले वहां की साफ सफाई कर दी गई, ताकि कोई वीडियो, कोई फ़ोटो ना बना ले। मरने वालों की संख्या शाम तक हो जाती है 18 के आसपास और घायलों की संख्या हो जाती है 23 के आसपास। मरने वाले इसमें सबसे ज़्यादा बिहार के होते हैं और दिल्ली के होते हैं, 8 हरियाणा का होता है, एक अगर हम नाम लेने की बात करें तो इसमें आहा देवी, जिनकी उम्र लगभग 80 साल के आसपास होती है, वो बिहार के रहने वाली होती है। पिंकी देवी जो कि 41 साल की, जिसकी उम्र लगभग वो दिल्ली की रहने वाली होती है। शीला देवी 50 की उम्र उसकी, वो पूनम देवी, साथ ही ललिता 11 साल की होती है, कृष्णा देवी 40 साल की और विजय शाह लगभग 15 साल के, 10 के नीरज होते हैं और जिसकी उम्र जो बिहार के रहने वाले होते हैं। इसी तरह लगभग जो है दिल्ली की रहने वाली ममता, दिल्ली जो भी है, बहुत सारे ऐसे 47 साल के दिल्ली के रहने वाले होते हैं। और कहाँ ये जो है अखबार, सोशल मीडिया पर, अखबार, टेलीविज़न पर जगह जगह वायरल होना शुरू हो जाती है कि भगदड़ हुई है और लोग यहाँ महकूम जा रहे थे। इसीलिए भगदड़ होने के बाद फिर जब सरकार अपनी सफाई देना शुरू कर देती है, विपक्ष भी सवाल उठाना शुरू कर देता है, तो मीडिया पर रिपोर्ट करना शुरू कर देती है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार जब 1500 से ज़्यादा सामान्य टिकट बिक चुके थे, जनरल के टिकट बिक चुके थे, तो आखिरकार पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था क्यों नहीं की। बताया जाता है कि 7 बजे से ही रेलवे स्टेशन पर लोगों की, यानी कि मुसाफिरों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। ट्रेन से कई ज़्यादा लोगों के सर दिखाई दे रहे थे। जितनी लंबी ट्रेन थी
उससे कई ज़्यादा लोगों की भीड़, वो ट्रेन सहज दूर तक उनकी संख्या देखी जा रही थी। कोई तो भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था जहाँ पर भीड़ नहीं दिखाई दे रही थी। कूली जो थे काम करने वाले, फिर वहाँ के जो वेंडर काम करने वाले थे, वो कह रहे थे कि हमने इतनी भीड़ अपनी ज़िंदगी में इस रेलवे स्टेशन पर आज तक देखी नहीं। बहुत बार यहाँ आना जाना होता रहा, लेकिन कभी इतनी सारी भीड़ देखी नहीं। लेकिन लोगों ने कहा कि आस्था का विषय है, लोग महाकुंभ में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही एक पत्रकार ने, जो महाकुंभ में पहुंच चुका था, इस ट्रेन में उस महाकुंभ में पहुंचती है, जिस ट्रेन से जाने वाले भागल मस्ती हैं, उसमें से एक व्यक्ति के सामने जब माइक किया जाता है, उससे पूछा जाता है कि सफ़र कैसा रहा, तो कहता है कि 8 घंटे तक मैंने टॉयलेट नहीं किया। उससे पूछा कि तुमने टॉयलेट क्यों नहीं किया? उसने कहा कि अगर मैं अपनी सीट छोड़ देता तो मेरे हो सकता है कि सीट फिर दोबारा मिलती ही नहीं, इसीलिए मैंने अपनी टॉयलेट को रोके रहा। मैंने कोई टॉयलेट वगैरह नहीं किया। और यहाँ तक उसकी स्थिति नहीं थी, बल्कि ज़्यादातर लोगों को ऐसी स्थिति थी, चाहे वो एसी कोच हो या स्लीपर हो, फिर सामान बोगी हो, हर जगह आदमी जब चाहे सीट हो या ऊपर जहाँ भी उनको मौका मिल रहा था, वो टॉयलेट के अंदर हो, लेकर बैठे खड़े हो, जैसे भी चाह रहे थे वैसे वो सफ़र कर रहे थे। उनकी कोशिश बस किसी भी तरकीब हो, प्रयागराज के उस महाकुंभ में जाएं, वहां डुबकी लगा के जाएं, आए, और भले चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है और प्रशासन शासन को ये एहसास कराना है कि अपनी जिम्मेदारी को अगर पूरी ईमानदारी से निभाएं तो किसी भी आदमी की, आम आदमी की मौत ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।